हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जो आज आपका एग्ज़ाम हुआ है फिज़िक्स का एचपीपीएससी पीजीटी ने जो कंडक्ट करवाया था, उसके अंदर जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब हम उसकी बात करेंगे। तो ये जो आपके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ, ये उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जो आज एग्ज़ाम देकर आए हैं, और साथ ही साथ में जो लोग आगे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो है सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जहाँ तक मुझे लगा, इसमें से बहुत ही इनके लिए बहुत ही ईजी जो है वो बीएड सेक्शन आया था, और इसमें आप इजीली 18 या 19 मार्क्स तो ले सकते थे, क्योंकि अगर जिसने मेरे साथ कंटिन्यू पढ़ा होगा उसको पता होगा कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन वही आए थे जो हम बार बार पढ़ रहे थे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कहता है, एनसीटीई वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। तो एनसीटीई कब बना, तो इसके बारे में हमने बहुत डिटेल में बात करी थी पहले भी। तो ये 1995 में बना, तो इसका राइट आंसर आ जाना था ऑप्शन नंबर सी, 1995 में। अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो एक्ट आया था वो 1993 में इसका एक्ट आया था ना। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो ये कब आया था, ये 17 अगस्त को आया था ना, 17 अगस्त 1995 में आया है। व्हाट टाइप ऑफ कैंडिडेट शुड बी एम्प्लॉय एज अ टीचर, किस तरह के कैंडिडेट को एक अध्यापक होना चाहिए, यहाँ पर ये बात कही गई है। फर्स्ट है आपका द वन हु पोसेस गुड कम्युनिकेशन स्किल विद मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि एक ऐसा जिसके पास अच्छी जो है कम्युनिकेशन स्किल हो वह, और साथ ही साथ में मिनिमम प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो वह। या सेकंड है आपका द वन हु इज गुड विद द कंटेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, या वो जिसके पास एक अच्छा कंटेंट है और इसके साथ साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। थर्ड है आपका द वन हु पोसेस एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद हायर ऑर्डर, जिसके पास क्या हो, एक हाई जो है वो क्वालिफिकेशन हो। या लास्ट है आपका द वन हु हैज़ अ रिक्वेजिस्ट एजुकेशन एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड लव द लर्नर, या इस तरह का अध्यापक होना चाहिए जिसके पास की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वह भी उतनी है जितनी चाहिए, एंड प्रोफेशनल क्वालिफाई भी वह होना चाहिए, साथ ही साथ में वह जो लर्नर है उनको भी प्यार करता हो। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका आ जाए। विच इज़ द बेस्ट स्कूल फॉर द चाइल्ड एजुकेशन। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि बच्चों की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से होती है, वो तो घर से होती है। तो इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है, तो इसके अंदर आपका फैमिली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, स्कूल आर बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन एज। तो स्कूल को बेसिकली सोशल इंस्टीट्यूशन कहते हैं, क्यों? दे प्रिजर्व एंड इंस्टिल द वैल्यू ऑफ आवर कल्चर इन फ्यूचर जनरेशन, की वो क्या करता है, जो हमारी वैल्यूज़ है उनको इंस्टिल रखता है और हमारे कल्चर को जो है फ्यूचर जनरेशन तक पहुँचाने का काम करता है। या दे सजेस्ट वे एंड मीन्स फॉर सोशल प्रोग्राम, या ये आएगा। थर्ड है आपका दे सजेस्ट सॉल्यूशंस टू सोशल प्रॉब्लम, की वो ऐसे सुझाव देता है जिससे कि सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। या दे आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सोसाइटी, की वो सोसाइटी द्वारा बनाए जाते हैं इसलिए। इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही इसके जो है बहुत ज़्यादा ग्रेडिंग इस पर ही जाएगी। है कि टीचिंग द प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शन स्पेशली। अब इसमें से बताना है कि टीचिंग प्रोफेशन किसके लिए ज़रूरी है। फर्स्ट वन द एलिमेंट्री, सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी लेवल, या ऑल ऑफ द अबव। तो हर जगह पे क्या है, टीचिंग और प्रोफेशनल की ज़रूरत पड़ती है, या प्रोफेशन ऑफ दोज हु गिव इंस्ट्रक्शनल स्पेशली। इसके अंदर आपका आ जाना था ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी डॉक्यूमेंट वाज कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ। ये भी मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बताया था मैग्ना कार्टा के बारे में। तो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, तो इसके अंदर सिंपल सा आपका आ जाना था चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854। तो चार्ल्स डिस्पैच, जो वुड डिस्पैच जिसको हम बोलते हैं, तो इसके अंदर इसको क्यों कहा जाता है, इसको इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये क्या करता था कि इसका जो एक एम था वो था कि टू गिव मोर एजुकेशन, बहुत ज़्यादा एजुकेशन देनी है, कैसे, लिबरली और फ्रीली, यानी कि फ्रीडम के साथ सभी को एजुकेशन देनी है, ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द थर्ड क्वाड्रेंट ऑफ मॉक इज। जो तीसरा क्वाड्रेंट है मॉक का वो क्या है, तो इसमें से आपने चूज करना था। फर्स्ट है आपका असेसमेंट, सेकंड है आपका रेफरेंस, थर्ड है आपका वीडियो, फोर्थ है आपका वेब लिंक। तो इसके अंदर वेब लिंक तो आता है क्योंकि ये वेब रिसोर्सेज जो इसका थर्ड क्वाड्रेंट था, तो आपको पता है कि इसमें देखो वेब लिंक तो आएगा ही। तो वेब लिंक किस किस में है, इसमें और इसमें। तो इसमें से आप ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसकी ज़्यादा प्रेफरेंस जो आपने देनी है वो सी को देनी चाहिए, बट इसका भी कुछ क्लियर नहीं है, इन दोनों में थोड़ा मुझे डाउट है। ठीक है, वे के अनुसार कि एक स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को हमने किस चीज़ के लिए तैयार करना है, आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट वन इज द प्रेजेंट लाइफ के लिए, सेकंड है आपका फ्यूचर लाइफ के लिए, थर्ड है आपका इंटरप्रेन्योरशिप के लिए, फोर्थ है आपका रिसर्च के लिए। तो इसका राइट आंसर है प्रेजेंट लाइफ के लिए। मोस्टली जो जॉन डीवे है, इनका नाम सोशलिस्ट में आता है, ये सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। द डैश मीन्स कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड। अब आपको पता है जब हम किसी भी शब्द का उपयोग नहीं करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं।
कहते हैं। ओरल कम्युनिकेशन जैसे मैं बात करी हूँ, है ना। रिटन कम्युनिकेशन जहाँ पर हम लिख के बात कर रहे हैं। फिर है ऑब्जेक्टिव कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव जहाँ पर हम एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या हो जाता है, जहाँ पर हम कम्युनिकेशन किसी भी शब्द के द्वारा नहीं बल्कि साइन एंड सिम्टम के द्वारा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द वर्ड कम्युनिकेशन इज ड्राइव फ्रॉम कम्युनिस लैटिन वर्ड विच मीन्स। अब यहाँ पर बताना है, ये तो आपको पता है, ये मैंने बहुत बार पढ़ाया है। जो वर्ड कम्युनिकेशन है वो कम्युनिस से डिराइव हुआ, इसका मतलब होता है कॉमन। कॉमन का मतलब क्या हो गया, कॉमन अंडरस्टैंडिंग की जब हम बात करते हैं तो ये कॉमन वर्ड से ही आपका सबसे पहले कम्युनिकेशन को लिया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी सोचने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही ज़्यादा ईजी आपका जो है क्वेश्चन पे आया था, आपको है ना, क्वेश्चन पेपर आया था। नेक्स्ट वन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू एंड मोर पर्सन इज। ये भी आपको पता है कि कम्युनिकेशन के द्वारा ही हम अपने आइडियाज को एक्सचेंज कर सकते हैं ना। फॉर अ टीचर टीचिंग अ क्लास विद लार्ज स्ट्रेंथ विच ऑफ द टेक्निक इज बेस्ट। अब आपको पता है जब भी कोई बहुत बड़ी क्लास होगी जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो वहाँ पर मोस्टली हम क्या देते हैं, लेक्चर देते हैं। तो आपके पास लेक्चर यहाँ पर दो ऑप्शन है, ग्रुप वर्क एंड लेक्चर। ग्रुप वर्क में क्या होगा, बहुत ज़्यादा हजल बजल हो जाता है, सब बच्चे क्या होते हैं वहाँ पर इकट्ठे बहुत ज़्यादा विस्परिंग करना शुरू कर देते हो। इससे अच्छा क्या है कि आप लेक्चर दो और साथ साथ में कुछ एक क्लास नोट्स बच्चों को प्रोवाइड करवा दो। Mock massive open online course as initiative under NME ICT program the fourth quadrant is related to। तो जब मैंने आपको इसके बारे में बात की थी तो हमने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ों की बात की थी। तो इसका जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वो सेल्फ असेसमेंट के लेकर बात करता है। मैंने ये आपको जब टॉपिक पढ़ाया था उसमें भी डिटेल में बताया था कि जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो ई ट्यूटोरियल से रिलेटेड रहता है, जो सेकंड क्वाड्रेंट है वो ई कंटेंट से रिलेटेड रहता है, एंड थर्ड आपका वेब रिसोर्सेज, एंड फोर्थ आपका सेल्फ असेसमेंट से रहता है। तो इसमें भी कोई ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी अगर आप पढ़ के गए होगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, यू आर ट्रेनिंग इन पब्लिक स्पीकिंग एंड डिबेट विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैन यू नॉट एक्सपेक्ट टू डेवलप। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाते हैं तो आपको किस चीज़ को यहाँ पर डेवलप करने की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट वन इज द कंसेप्ट। जब आप पब्लिक स्पीकिंग में जाएगा तो कंसेप्ट तो आपका क्लियर होना चाहिए क्योंकि आपसे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन वहाँ पर पुट कर सकते हैं। सेकंड है कंट्रोल ओवर इमोशन। फिर है यूजिंग लैंग्वेज क्रिएटिवली। अब आपका जो लैंग्वेज है उसको भी आपने बहुत बेहतरीन तरीके से बतानी है। जितने अच्छे से आप लैंग्वेज यूज करेंगे उतने ज़्यादा आप ऑडियंस को कैप्चर कर पाओगे। वॉइस मॉड्यूलेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी वॉइस को कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं। तो एक क्या बचता है आपका इमोशन, कंट्रोल ओवर इमोशन। तो इसको डेवलप करने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है जब आप कहाँ जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो। जब आप कहाँ जाते हो, पब्लिक स्पीकिंग में जाते हो। नेक्स्ट वन इज द गिव बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज द लेबल एज assertion वन, अनदर इज द लेवल आर। तो यहाँ पर फर्स्ट असेशन है आपकी मॉक आर लर्न सेंटर कोर्सेज। सेकंड है मॉक कैन बी असिस्ट बाय और लर्नर इन द प्रेजेंस ऑफ हिज और हर टीचर्स। तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन है सेकंड जो है वो नहीं आएगी, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगी। फिर आप देखते हैं आपके पास स्टेटमेंट क्या क्या है। फर्स्ट है बोथ ए एंड आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, नहीं। फिर है आपका बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ वन। फिर सी है ए इज अ ट्रू बट आर इज अ फॉल्स। तो ये आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बुनियादी शिक्षा प्लान इज बेस्ड ऑन डैश प्लान। बुनियादी शिक्षा प्लान हमने किससे लिया था, महात्मा गांधी जी के प्लान से लिया था। तो यहाँ पर भी सोचने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर है हु बिकम द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इन द इंडियन गवर्नमेंट, ये भी आप सभी को पता होगा। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 आ जाए। इफेक्टिव मेथड ऑफ करेक्टर फॉर्मेशन इज। अब करेक्टर फॉर्मेशन के लिए मोस्ट इफेक्टिव मेथड कौन सा है, आपने यहाँ पर ये बताना है। फर्स्ट वन इज टीचिंग वर्चूज थ्रू रिलीजियस बुक, आपको रिलीजियस बुक्स बच्चों को पढ़ानी है। सेकंड है आपके ऑर्गेनाइज स्पेशलाइज लेक्चर ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू। अब हम लेक्चर किसी बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करेंगे, किसी भी बड़े जो भी हमारे रोल मॉडल है उनका। फिर है टीचिंग बाय हाई करेक्टर टीचर। अब जो जिस टीचर का करेक्टर बहुत हाई होगा उसके द्वारा बच्चों को पढ़ाना है, तो ये तो कहीं से भी सफिशिएंट नहीं लग रहा है। फिर है रिवॉर्डिंग वर्चुअस बिहेवियर एंड प्रेजेंटिंग हाई करेक्टर मॉडल इन द स्कूल। तो ये क्या है आपका, ये आपका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टीचिंग मॉडल आर अ प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी डिजाइंस टू अकम्पलिश पर्टिकुलर। तो इसके अंदर सिंपल सी बात है कि टीचिंग मॉडल्स क्यों बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन गोल को फुलफिल करने के लिए, है ना। इसमें लेसन को की तो कोई ज़रूरत नहीं है, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी हम इसको नहीं बनाते, टीचिंग स्किल को भी नहीं। हमें इसको क्या मानते हैं, इसको हम प्लान ऑफ एक्शन मानते हैं ना, प्लान ऑफ एक्शन। ये हमने बहुत बार बात की है, तो इसका भी आप लोगों को बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था इससे भी। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 3 कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस। तो एजुकेशनल प्रोसेस के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ये तो सभी को पता होना चाहिए कि टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया और एजुकेशन हो गया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा यहाँ से।
तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपके लिए ये वीडियो जो है सफिशिएंट होगी, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें से सारे मैक्सिमम वही क्वेश्चन आए हैं जो हमने बहुत ही डिटेल में पढ़े हैं। तो इससे अगर आपको इसी तरह के आगे भी क्वेश्चन आते हैं तो आपको कहीं और से ज़्यादा मटेरियल कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सारे जो भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं प्रोवाइड करवा दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसके लिए ज़्यादा सोचने समझने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आपको मेरे पे ट्रस्ट है तो। ऐसा कुछ भी नहीं है, बाकी आप अदर को भी फॉलो कर सकते हो। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।